नमस्कार, मेरा नाम है विकास और हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके लिए हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो, जेजेपी, सब ने अपना प्रचार है तेज़ कर दिया है। हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें आदमपुर सीट, इसका एक अपना इतिहास रहा है और ये सीट बहुत मायने रखती है हरियाणा की राजनीति के लिहाज से। दरअसल 56 साल से यानी कि 1968 से लेकर आज तक यहाँ पर एक ही परिवार भजनलाल परिवार का कब्जा रहा है, वर्चस्व रहा है। यहाँ से भजनलाल परिवार की तरफ से आज तक जो भी चुनाव लड़ा उसने जीत हासिल की है। बड़े बड़े दिग्गज देवीलाल, बंसीलाल के पुत्र सुरेंद्र सिंह, रणजीत चौटाला, जयप्रकाश, यानी कि जो भी आया इस परिवार के सामने सभी को लगभग हार मिली। इस बार चुनाव कहाँ खड़ा है, फिलहाल की क्या स्थिति, क्या समीकरण है, इस पर बात करते हैं। मैं पिछले कई दिनों में लगभग पूरे हलके में घूमा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आदमपुर को उम्मीद थी कि इस भजनलाल परिवार के सामने जो उम्मीदवार आएगा वो कोई स्थानीय होगा। 42 लोग उस सूची में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस को उन 42 में से किसी पर भी शायद भरोसा नहीं था। इसीलिए एक बार फिर से उन्होंने एक बाहरी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश, जो रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, भजनलाल परिवार के बिल्कुल करीबी रहे हैं, उनको भजनलाल परिवार के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब आप 2 फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तस्वीर आप 9 सितंबर की देखिए। इस तस्वीर में नलवा हलका नीचे दिखा रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, यानी कि 9 सितंबर तक वो नलवा हलके वालों के लिए एक आने वाली उम्मीद थे। कांग्रेस से वो दावेदारी पेश कर रहे थे, नलवा हलके से वो टिकट मांग रहे थे। और एक फ़ोटो आप इसके बाद की 11 और 12 सितंबर की देखिए। इसमें इन्होंने एकदम से रातों रात हलका ही चेंज कर दिया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बार बार ये लोग जो जनता है, जो वोटर हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं। आदमपुर की जनता को, जो भजनलाल परिवार के हमेशा खिलाफ रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि इस बार कोई स्थानीय कैंडिडेट आएगा और इस बार ये 56 साल से जो मजबूत किला बना है ये ढह जाएगा। लेकिन एक बार फिर उनको निराशा हाथ लगी और उस उम्मीदवार को आदमपुर में उतार दिया जिसको आदमपुर के जो कांग्रेसी वोटर हैं वो तक नहीं जानते। एक शख्स जो नलवा हलके की सिफारिश करता आया है, नलवा हलके में उन्होंने जो बूथ सम्मेलन थे, बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन थे, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने अपनी ज़मीन मजबूत की वो नलवा हलके में की। लेकिन 9 सितंबर को वो नलवा हलके के लिए लिख रहे थे और उससे पहले बहुत सी पोस्ट उनकी है जो नलवा हलके के लिए उन्होंने लिखी हैं। ये उनके फेसबुक से मैंने ये फ़ोटो उठाई है। एकदम से 2 दिन में ये शायद नेताओं के लिए आसान होता है कि वो एकदम से अपना हलका ही बदल देते हैं। अक्सर दल बदलते लोगों को देखा है, लेकिन हलका बदलते हुए बहुत से कम नेता होते हैं और उनमें से अधिकतर नेता आदमपुर में अपनी किस्मत आजमाते हैं, जिसमें पहले बीजेपी की तरफ से सोनाली फोगाट थी, फिर कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव में जयप्रकाश जेपी आए और उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने किसी स्थानीय को कैंडिडेट ना देकर एक बार फिर नलवा हलके की दावेदारी पेश करे चंद्र प्रकाश, रिटायर्ड आईएएस, को टिकट थमा दी। अब 24 सितंबर हो चुका है। मैं, जो मेरी समझ है, जो मैं हलके में गया हूँ, जो मैं घूमा हूँ, मेरी समझ के हिसाब से मैं बताता हूँ कि आज के दिन कौन आगे खड़ा है, कौन पीछे खड़ा है, ये चुनाव कहाँ खड़ा है। दरअसल 2 महीने पहले से ही भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई और इनकी जो भव्य की माताजी है रेणुका और इनके जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि इनको पता था कि बीजेपी की तरफ से जो टिकट है वो कंफर्म है, भव्य चुनाव लड़ेंगे। ये इसलिए कंफर्म था कि जो चुनाव प्रबंधन समिति है या फिर जो मैनिफेस्टो के लिए एक समिति बनाई गई या फिर जो कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुए उसमें भी कुलदीप बिश्नोई साथ थे, तो ये क्लियर था कि
भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की तरफ से जो 41-42 दावेदार थे, इनमें से अधिकतर लोग दिल्ली बैठे थे, इस आस में सारे जुगाड़ लगा लिए और इस आस में बैठे थे कि टिकट मिलेगी, लेकिन आखिर में चंद्र प्रकाश आईएएस के नाम पर ठप्पा लग गया। अब क्योंकि 2 महीने पहले चुनाव प्रचार भव्य ने शुरू कर दिया था, इसलिए उनका पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके खुद का एक भी कार्यकर्ता आदमपुर हलके में नहीं है। उन्होंने जो अपनी ज़मीन मजबूत की थी, उन्होंने जो अपनी तैयारियां की थी, उन्होंने जो अपने कार्यकर्ता बनाए थे, वो सब नलवा हलके की तैयारियां की गई थी, लेकिन एकाएक हालात भी बदल गया, वक्त भी बदल गया और तो और हलका भी बदल गया। यानी कि नलवा हलके की तैयारी करते करते चंद्र प्रकाश जी को आदमपुर में लैंड करवा दिया गया। अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या तो खुद के कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको निर्भर होना पड़ रहा है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर कोई नाराज़गी होती है तो ये आपस में मना लेते हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, वो एक दूसरा पाला बदलते ही रहते हैं। अगर खुद का, जैसे कुलदीप बिश्नोई है, तो इनके पास खुद के समर्थक हैं, इनके खुद के कार्यकर्ता इतने कट्टर हैं जो पिछले 50 सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि ये तीसरी पीढ़ी तक मामला आ गया। इनके कार्यकर्ता हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो एक मैनेजमेंट नाम का शब्द होता है राजनीति में, कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, चुनावी प्रबंधन। ये चुनावी प्रबंधन, ये शब्द छोटा है, लेकिन जब इसको ज़मीन पर उतारते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। चुनावी मैनेजमेंट यानी कि चुनाव में हर चीज़ का प्रबंधन करना बहुत बड़ी बात होती है, और कोई नया खिलाड़ी इसमें उतना काबिल नहीं हो पाता जितना कि जो पीछे कई सालों से ये चीज़ करता आया है, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी से हो। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है चंद्र प्रकाश जी को, वो ये है कि उनके खुद के पर्सनल कार्यकर्ता नहीं है, यानी कि विश्वास पात्र एक भी उनका वर्कर नहीं है जो उनको असल में जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो उनको दे सके। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर निर्भर है, और ये कांग्रेस के जितने भी जो खुद को टिकट के दावेदार मानते हैं, जितने बड़े नेता मानते थे, ये पीछे जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे तो ये लोग बीजेपी में थे। यानी कि इन सब का बीजेपी से बैकग्राउंड रहा है, और किसी बड़े नेता से अगर संपर्क इनका होता है तो शायद मेरे हिसाब से इतनी देर नहीं लगेगी पाला बदलते। ये सबसे बड़ी चुनौती चंद्र प्रकाश के सामने है। भव्य बिश्नोई या भजनलाल परिवार के साथ इस तरह की दिक्कत नहीं है। अब गाँवों के ऊपर आते हैं तो कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी के साथ भव्य बिश्नोई बहुत आगे खड़े हैं। कुछ बड़े गांव हैं जिसमें सदलपुर है, या फिर जो बिश्नोई बाहुल्य गांव हैं, उनमें एक तरफा जीत भव्य बिश्नोई की हो सकती है। जो मैंने आंकलन किया है, जो मैं गया हूं, जो प्रोग्राम्स हुए हैं और जो लोगों में उत्साह देखा है, उसके आधार पे मैं ये रिपोर्ट बता रहा हूं। चंद्र प्रकाश जी के सामने दिक्कत ये है कि जो करना है उनको खुद करना है, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं, और वो भी नए चेहरे हैं, अधिकतर लोग जानते नहीं। तो उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वो भरोसे हैं, कांग्रेस का जो पंजा है उसके वो भरोसे हैं। यानी कि उनके जो स्टार प्रचारक हैं, या तो वो खुद हैं या फिर कांग्रेस पार्टी का पंजा है। अगर आज की बात करें तो आज के दिन भव्य अपर हैंड पर है, और चंद्र प्रकाश जी थोड़े डाउन नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो धरातल से सर्वे करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, आंकलन करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क नज़र आ सकता है। तो ग्राउंड, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उनकी हम बात कर रहे थे। वहाँ का जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने आंकलन किया, उसके हिसाब से कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर भव्य को बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी है, यानी कि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि भव्य बिश्नोई वहाँ पर ऊपर खड़े हैं। कुछ गांव ऐसे हैं, क्योंकि भव्य बिश्नोई ने जो उनका दावा है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद चेक किए, उसके हिसाब से ठीक ठाक पैसा वो लाए हैं और गांव में वितरित किया है। बालसमंद में जब मैंने चुनावी पड़ताल की थी तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ
150 करोड़ से ज़्यादा रुपया मंजूर करवाया भव्य बिश्नोई, यानी कि इतने के जो प्रोजेक्ट हैं वो मंजूर करवाए हैं। एक बात वहाँ पर एक जो कांग्रेसी समर्थक था वो मुझे मिला, उन्होंने मुझे ये बताई कि हमारे बालसमंद में पहले टिब्बे थे, वहाँ पर पानी नहीं लगता था, वो रेतीली ज़मीन थी। भव्य बिश्नोई की वजह से या इस बीजेपी सरकार की वजह से, या तो उन्होंने भजनलाल के वक्त पानी देखा था, नरमा बिजाई की थी, गेहूं बिजाई की थी, या फिर उन्होंने इस बीजेपी सरकार की वजह से पानी देखा, यानी कि उनकी कई 100 एकड़ जो धरती है, ज़मीन है, वो नहरी हो गई, यानी कि उनको सीधा सीधा फ़ायदा मिला है। इसलिए उन्होंने बताया कि मैं कांग्रेसी था और अब मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं बीजेपी को इस बार वोट दूंगा। तो बालसमंद, मंडी आदमपुर, सदलपुर, सीसवाल, काबरेल, ये जो बड़े गांव हैं, यहाँ पर भव्य बिश्नोई को ठीक ठाक फिलहाल तो एज मिलती दिखाई दे रही है, हालांकि अभी टाइम पड़ा है। और वैसे अक्सर जब भी बहुत से चुनाव मैंने कवर किए हैं आदमपुर में, अक्सर ये कहा जाता है कि कुलदीप बिश्नोई है वो मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं लास्ट में, जब 2-4 दिन बचते हैं तो वो एक ऐसा स्ट्रोक लगाते हैं कि चुनाव की जो फिज़ा है, जो हवा है, वो बदल जाती है। जो रूठे हुए हों या फिर कोई वो ऐसी चीज़ करते हैं, जैसे पिछले जो उपचुनाव हुआ था वहाँ पर सत्येंद्र सिंह एकदम से डाउन हो गए थे और उसका सीधा सीधा फ़ायदा भव्य बिश्नोई को मिला था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं कुलदीप बिश्नोई, तो लोगों के जहन में ये बातें भी मैंने सुनी है कि आखिर तक जाते जाते कुलदीप बिश्नोई कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे जिसकी वजह से चुनाव एक तरफ हो जाएगा। अब इसमें कई चीज़ें हैं, हरियाणा की जो आबो हवा है वो भी मैटर रखती है। बीजेपी ने जिन बच्चों को नौकरियां दी है, और आदमपुर हलके में भी बहुत से बच्चे हैं, हर गांव से लगभग बच्चे लगे हैं, किसी से 10 बच्चे, किसी से 15, किसी से 50, बहुत बच्चे हैं, हर गांव से बच्चे बीजेपी सरकार में लगे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर, किसी भी श्रेणी में, ABCD में उनको रोज़गार मिला है। तो वो 10 से 15 हज़ार वोट हैं, वो बीजेपी के भव्य बिश्नोई को मिलेंगे, उसका भव्य को फ़ायदा होगा। भजनलाल परिवार के जो खुद का वोट बैंक है वो तो है ही, उसके अलावा बीजेपी के वोट में मिलेंगे, तो भव्य बिश्नोई आज की तारीख में खासा ऊपर खड़े हैं अगर मैं चुनाव की बात करूं तो। सबसे बड़ा फ़ायदा जो भव्य बिश्नोई को मिलने वाला है वो ये है कि स्थानीय स्थायित्व है, इस नाम के साथ स्थायित्व शब्द जुड़ा है, क्योंकि सामने से जो हर बार या जब भी कैंडिडेट आता है तो वो बाहर से आते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, सिर्फ एक ऑफिस के अलावा उनका कोई भी ठिकाना नहीं होता। और ये वजह है कि भजनलाल परिवार की एक दुकान रही है, अगर कोई भी इनका समर्थक हो और ना हो, इनका वोटर हो या ना हो, उसको एक ठिकाना, उसको एक पता है कि 107 नंबर दुकान पर आप जाओगे तो आपको, आपका काम हो या ना हो, लेकिन 107 नंबर ठिकाना है। चंद्र प्रकाश जी के साथ ऐसी चीज़ नहीं जुड़ी है। अक्सर ऐसा होता है, बाहर से नेता आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर जो लोकल इकाई होती है उसके ऊपर दबाव ज़्यादा आता है। दूसरी ये बात, भव्य बिश्नोई को लेकर लोगों में ये चर्चा है कि भव्य बिश्नोई के अंदर अपने दादाजी के, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के गुण हैं, और वो एक छवि, एक झलक उनमें दिखती है। और वही वजह है कि पिछले 1.5-2 साल के एक छोटे से कार्यकाल में उन्होंने अपने जो उनका विज़न है उसकी एक झलक दिखाई है कि वो आगे क्या-क्या काम करेंगे, आदमपुर के लिए कितने विकास कार्य वो करेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी वजह जो है निकल कर सामने आई है वो ये है कि चंद्र प्रकाश जी बिल्कुल नया चेहरा है, अगर पार्टी के हिसाब से बात करें तो, क्योंकि वो नलवा से थे और नलवा में भी कोई इतना होल्ड उनका था नहीं, यानी कि वो ज़्यादा लंबे वक्त से वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में नहीं है। यही वजह है कि उसकी, उनकी जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं है जितनी भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई की है। उस मामले में भी बहुत नीचे अगर आंकलन करें तो नज़र आ रहे हैं चंद्र प्रकाश जी। चुनावी मैनेजमेंट की जो मैंने बात की थी, तो उसके अंदर ये आता है कि इनके साथ जितने भी नेता, जितने भी समर्थक जुड़े हैं, किसी को भी नाराज़ ना होने दिया जाए। अब छोटे-मोटे झगड़े, खासकर जो तेल है, गाड़ियों का जो तेल है, उसको लेकर बहुत हर ऑफिस में झगड़े होते हैं।
कार्यकर्ता नाराज़ हो जाते हैं। एक जो गाड़ियाँ लगाई जाती है उसको लेकर बड़े झगड़े होते हैं कि मेरी गाड़ी नहीं लगाई, मेरे कार्यकर्ता की नहीं लगाई। उस राजनीति में अभी निपुण नहीं हैं चंद्र प्रकाश जी। तो ये जो कुछ अहम चीज़ें हैं, जो चुनावी प्रबंधन की मैंने बात की है, एक उनका जो बाहरी होने का टेग है वो मैंने बात की है, एक जो समर्थक उनके जो खुद के विश्वास पात्र यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं हैं, उनकी मैंने बात की है। हर गाँव में उनका होल्ड नहीं है, पक्की रिपोर्ट उनको वहाँ से नहीं मिल पाएगी, जो कि वास्तविक स्थिति है क्या, वो नहीं है। कांग्रेस के ऊपर उनका निर्भर होना ये भी बड़ी बात है। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में जो आदमपुर का चुनाव है उसमें बीजेपी को थोड़ी एज है। बीजेपी यानी कि भव्य बिश्नोई ऊपर खड़े हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश जी, वो उनसे थोड़े पीछे हैं। हालांकि ये चुनाव है, जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को। कब वक्त और सिस्टम बदल जाए, कब हवा बन जाए, कब कौन आगे चला जाए, ये तो अभी आने वाले जो 7-8 दिन हैं उनमें पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में ये बात क्लियर है कि हर एक गांव में भव्य बिश्नोई ठीक-ठाक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इसके पीछे क्योंकि अभी पौने 2 साल पहले हर गाँव में गए थे, हर जगह घूमे थे, सारी सरकार यहाँ आई थी, सारे जातीय समीकरण इन्होंने देख लिए थे, उस हिसाब से घूमे थे। और दूसरी बात, यहाँ पर भजन लाल परिवार की तरफ से एक स्थायित्व दिया गया है। पिछले 2 साल से लगभग जो एक कमी थी कि आते नहीं हैं, विधानसभा में नहीं बोलते हैं, हल्के की आवाज़ नहीं उठाते, उन सब कमियों को कहीं न कहीं भव्य बिश्नोई ने पूरा किया है और उनका जो विज़न है, उसके हिसाब से लोग भव्य से प्रभावित हैं। अब लोगों को एक ये भी मन में है कि पीछे बहुत कम वक़्त मिला भव्य बिश्नोई को, डेढ़ पौने 2 साल, जिसमें लोकसभा चुनाव भी बीच में आ गया था, आचार संहिता आ गई और अब विधानसभा चुनाव एकदम से डिक्लेयर हो गया। तो उसमें भी बहुत कम मिला और उस कम वक्त के बावजूद भी भव्य ने अच्छे प्रयास किए हैं। खासकर जो हल्के की जो सड़कें हैं उनमें बहुत सुधार हुआ है। जो पिछले कई सालों से टूटी फूटी थी, उन सड़कों को इतने कम वक्त के बावजूद भव्य ने या तो बनवा दिया है या उनका काम चल रहा है। आदमपुर में बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये पूरे होने के बाद आदमपुर में जो बरसाती पानी है और जो सीवरेज है, इसकी समस्या दूर हो जाएगी, पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये मेरा आंकलन है। आप अगर इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं तो भी आप बताइए, नहीं रखते तो भी बताइए। आपके ज़हन में, आप किस गाँव से, आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम उसको ज़रूर डालेंगे, चाहे वो आप मेरे लिए पॉजिटिव हो या फिर आप नेगेटिव लिख रहे हो, उसको अगली वीडियो में मैं ज़रूर आपके सवाल को रखूँगा। लेकिन आज की स्थिति ये कहती है कि भव्य बिश्नोई ऊपर खड़े हैं और चंद्र प्रकाश यानी कि कांग्रेस पार्टी नीचे खड़ी है। ज़्यादा डिफरेंस इस वक्त नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि 100 में से अगर बात करें तो 60 पर भव्य बिश्नोई खड़े हैं और 40 के ऊपर इस वक्त चंद्र प्रकाश जी खड़े हैं। आने वाले 5-7 दिन में चुनाव में हो सकता है कि आबो-हवा ऐसी बदल जाए कि चंद्र प्रकाश जी ऊपर चले जाएँ और हो सकता है आबो-हवा ऐसी बदल जाए कि भव्य बहुत ऊपर चले जाएँ कि चंद्र प्रकाश जी बहुत पीछे रह जाएँ। लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ, चंद्र प्रकाश जी केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर हैं, उनका व्यक्तिगत होल्ड नहीं है इस सीट पर और अगर वो यहाँ से हारते हैं तो ये सबसे बड़ी खामी होगी कि उनका व्यक्तिगत होल्ड ना होना आदमपुर हलके में, उनके खुद के समर्थक कार्यकर्ता ना होना आदमपुर हलके में और जो चुनावी मैनेजमेंट है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, चुनावी प्रबंधन, ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि चंद्र प्रकाश जी अगर यहाँ से चुनाव हारते हैं तो उनके आड़े आ सकती है। ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप कर दीजिए। आगे भी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेगी इस चुनाव से जुड़ी हुई। और मेरा नाम है विकास, मेरे साथी गोपाल के साथ राम राम, नमस्कार।